हेलो डियर। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जो भी मेरे डियर है, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि अगर बिहेवियर साइंस में अच्छे से वीडियो को आप नहीं देखिएगा, नहीं बातों को सुनिएगा आसान भाषा में, तो फिर समझना, लाइन बाय लाइन जो है पढ़ना, फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। तो बिहेवियर साइंस फर्स्ट ईयर का रिवीजन का यह जो है आपका फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आज की इस वीडियो में लर्निंग टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लर्निंग से संबंधित 4 क्वेश्चन बनते हैं। चारों क्वेश्चन लॉन्ग में आपको इधर उधर उठा पटक करके जो है इधर से उधर करके पूछते रहता है। तो आपको चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि लर्निंग टॉपिक आपका बिहेवियर साइंस में पता है आपको कि एक है साइकोलॉजी और एक है आपका सोशियोलॉजी। ठीक है, तो यह साइकोलॉजी का पार्ट है, अधिगम या जिसी को सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, अगर आपके सामने हिंदी में सीखना ना दे अधिगम दे तो घबराना नहीं है। लर्निंग को ही अधिगम भी कहते हैं, सीखना भी कहते हैं। ओके, चलिए। अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या है? तो अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अधिगम क्या है? अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ओके, मतलब क्या समझे कि यह मन में चलने वाला एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहा गया है। इसका अर्थ है कि सीखना यानी व्यवहार परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार परिवर्तन है। आप समझिए, आप कभी भी कोई चीज़ सीखते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ का परिवर्तन करना, अनुभव के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए या लिख कर, कुछ भी करके अगर आप अपने अंदर कुछ नए चीज़ों को ऐड करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह एक सीखना ही होता है। समझ गए? वही चीज़ें कहता है कि सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन करना। सीखना एक व्यापक शब्द है। अब सीखना जो है आपका कहीं एक जो है एक जगह पर या किसी एक क्षेत्र में या किसी एक देश की बात नहीं है। सीखना एक व्यापक शब्द है, मतलब यह पूरे विश्व में ये चीज़ें जो है चलता है। कहीं ऐसा आप देखे हैं कि कहीं एक ही जगह पर व्यक्ति जो है कोई चीज़ सीखता हो? ये तो सीखना तो यह जो है हमारा नियम है, जीवन का नियम है, जो हमेशा नए नए चीज़ों को अपने अनुभव के, अपने पढ़ाई लिखाई के जरिए या अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए नए नए चीज़ों को हम अपने व्यवहार में शामिल करते रहते हैं। वही सीखना होता है। यह एक ऐसी स्थिति के प्रति सक्रिय सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। यह किसी स्थिति के प्रति यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब यह पूरे विश्व में यह सही बात है कि यह लर्निंग जो है आपका सभी जगह होता है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है, बिल्कुल है। बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा, पहले जो है वह बोलना सीखता है, माँ दा दा ऐसे करके, पा ऐसे करके वह धीरे धीरे आगे सीखना चलता है। फिर उसके बाद लुढ़कना शुरू करता है, फिर अपने को जो है वो क्या होता है, बैठना शुरू करेगा किसी के सहारे, फिर जो है बिना सपोर्ट के बैठता है, फिर उठने का प्रयास करता है। तो ये सब क्या है? यह एक सीखते रहता है निरंतर। यह जो है उसके जीवन में परिवर्तन आते रहता है उसके सीखने से, और धीरे धीरे वह जो है उठकर चल पाता है। फिर जब उसको दिमाग आता है तो फिर सोचने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। मतलब सीखना एक जीवन प्रयत्न चलता है, यानी यह जो है जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु प्रयत्न कुछ न कुछ व्यक्ति सीखते रहता है। व्यक्ति मृत्यु तक जाता है ना, जब मृत्यु के समय आ जाता है, वहाँ तक व्यक्ति जो है चाहे कोई नई बात सीखे, कोई नए चीज़ों को बनाने को सीखे या कुछ भी सीखे, लेकिन कुछ न कुछ वह मृत्यु तक जो है ये चीज़ें चलते रहता है। तो यही लर्निंग है। लर्निंग को समझ गए? लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है जो जिसका अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन करना। अब ये व्यवहार में परिवर्तन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप कोई चीज़ अपने अंदर सीख कर अर्जित करें या कुछ अनुभव के जरिए जो है, जैसे मान गए अभी आप नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं। ठीक है, जीएनएम कर लीजिएगा तो क्या होगा, आप जाइएगा प्रैक्टिकल कीजिएगा, किसी हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिएगा तो इंजेक्शन देना सीखिएगा, कैनुला लगाना सीखिएगा, बीपी लेना सीखिएगा। इस तरह से जो है क्या होगा, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लेते लेते मास्टर हो जाइएगा, सीख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, यह सीख कर आप अपने अनुभव में परिवर्तन लाए हैं। मतलब पहले जो आप फ्रेशर थे, अब आपके अंदर परिवर्तन ये आ गया कि अब जो है एक नर्स की एबिलिटी हो गया है काम करने का आपके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन चलते रहता है, वही हमारा सीखना होता है। समझ गए? आगे चलिए। अब ये तो हो गया, अर्थ समझ गए कि सीखना क्या होता है। परिभाषा, डिफिनीशन। डिफिनीशन कहने का अर्थ है परिभाषा जो है क्रो के अनुसार। अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है क्या किया, डिफिनीशन को उन्होंने बताया, अपने अपने हिसाब से बताया। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो और क्रो के अनुसार जो है सीखना जो है आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। बिल्कुल सही बात है। क्रो ने कहा कि भाई सीखना या अधिगम जो है हैबिट में, नॉलेज में, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति का अर्जन होता है। जो व्यक्ति अपने आदत का किसी से सीखता है, अर्जित करता है, ज्ञान किसी से लेता है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसे एटीट्यूड आता है, यह सब जो है उसके सीखने का ही देन होता है। समझ गए?
देख लीजिए, चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की प्रक्रिया ही अधिगम या सीखना है। यानी व्यवहार में जो है निरंतर जो है हम जो है कोई चीज़ परिवर्तन लाते रहते हैं, वही हमारा सीखना होता है। गेट्स के अनुसार या अन्य के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम है। गेट्स का बड़ी आसान है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण दोनों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। तो ये चीज़ों को क्लियर हो गया कि व्यवहार क्या है। चलिए, तो इसमें से गेट्स और गेट्स के अनुसार या क्रो एंड क्रो के अनुसार कोई भी याद कर लीजिएगा, चलेगा। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश इसको चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। सीखने की अलग अलग विशेषता है, तो हम सीखते हैं तो आखिर उसका सीखने में क्या विशेषता, क्या जो है इसका कैरेक्टरिस्ट है सीखने का, हम क्यों सीखते हैं, सीखने के पीछे का क्या रीजन होता है, क्या विशेषता है। तो चलिए, नहीं सीखिएगा तो मतलब अगर हम कोई चीज़ को नहीं सीखेंगे मतलब क्या हो गए, बेकार हो गए, इस दुनिया में आना ही बेकार है। अगर आप अपने नए नए चीज़ों को अपने अंदर समाहित नहीं करते हैं। देखिए, सीखना का अर्थ क्या है कि कोई नए चीज़ों का अर्जन करना अपने व्यवहार में, समझ गए, वही सीखना हो जाता है। अधिगम, लर्निंग की निम्नलिखित विशेषता या प्रकृति है। अब कौन कौन से विशेषता है, तो लर्निंग जो है यह जीवन प्रयत्न चलते रहता है। पहला यही है कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, मतलब यह लंबे समय तक जीवन प्रयत्न चलता है। जैसे अभी ऊपर बताए हैं कि बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक जो है, बुढ़ापा तक जो है व्यक्ति सीखते रहता है, यानी यह संपूर्ण जीवन चलता रहता है, यानी सीखना जीवन प्रयत्न चलता है। ओके, आगे है सीखना सार्वभौमिक है, मतलब सीखना ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया के लोग ही तेजस्वी होते हैं और यहाँ के लोग ही सिर्फ सीखते हैं, ऐसा बात तो है नहीं। सभी देश में जो है यह चीज़ें होता है, कुछ ना कुछ अपने अंदर सब व्यक्ति जो है सीख कर हासिल करके अपना काम आगे बढ़ाता है, IAS IPS बनता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो कहीं ना कहीं सीख कर ही ये सब चीज़ें बना जाता है ना। तो इसीलिए सीखना एक सार्वभौमिक सत्य है, ट्रूथ है कि लर्निंग इज यूनिवर्सल होता है, यह संसार में सभी जगह मौजूद होता है। ओके, सीखना अनुकूल होता है। अब सीखना अनुकूल कैसे होता है, तो सीखने के लिए कोई स्पेसिफिक ना जगह होता है, ना सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें का ज़्यादा होना ज़रूरी है, समझ गए ना, ना सीखने के लिए हमें वातावरण का अनुकूल होना ज़रूरी है। सीखने के लिए हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में हम सीख सकते हैं, चाहे वो चीज़ें गलत हो या सही हो, लेकिन सीखना का मतलब सीखना होता है कि अपने अंदर कुछ नए चीज़ों को लेकर आप परिवर्तन आता है आपके अंदर, तो ही सीखना होता है, ठीक है। तो सीखना जो है अनुकूल होता है। लर्निंग इज एडेप्टेशन, मतलब जो है सीखना जो है आप किसी भी तौर तरीके से, ये कोई नहीं इसको जो है मतलब होता है, आप कहीं भी कभी भी किसी भी कंडीशन में सीख सकते हैं। ओके, सीखना अनुभवों का संगठन है। अब सीखना क्या है, अब बताइए, एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन में न जाने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें जो है एक दूसरे से सीखता है, समझता है, अनुभव करता है, समझ गए, संपूर्ण जीवन में कितना जो है बातें आता है जाता है, कितना नए नए चीज़ें दिमाग में आता है, तो ये सब सीखने का ही एक क्या होता है, मार्ग होता है व्यवहार में परिवर्तन। और सीखना अनुभव का एक संगठन कैसे होता है, तो सीखना अनुभवों का संगठन इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारे अनुभवों को जो है अपने अंदर समाहित किए रहते हैं सीखने के द्वारा। हमारे अंदर जो भी अनुभव आ गया, मतलब हम सीख गए कोई चीज़ को अनुभव के जरिए, या पढ़कर, लिख कर, कुछ भी चीज़ें, कहीं ना कहीं वह एक एक्सपीरियंस के तौर पर ही हमारे व्यवहार को परिवर्तन करता है, समझ गए। तो उस कंडीशन में यह एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ें तो हम सीखते नहीं हैं पूरे जीवन में, न जाने कितना चीज़ को हम लोग सीखे रहते हैं, तो वह सब एक संगठन के रूप में जो है मौजूद होता है एक्सपीरियंस, समझ गए। सीखना परिवर्तन है। सीखना परिवर्तन कैसे है, तो मान गए आज हमें आज हम अगर नर्स के ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हमें जो है अगर इंजेक्शन लगाना आ गया, तो कल हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें आज इंजेक्शन लगाना आ गया तो कल हम लोग क्या करते हैं, बैंडेज करना भी सीखते हैं, परसों कैनूना लगाना भी सीखते हैं, समझ गए, कैथेटर लगाना भी सीखते हैं। तो सीखना एक लर्निंग जो है, लर्निंग इज चेंज, मतलब सीखना एक परिवर्तन है। हम सीख कर जो है अपने व्यवहारों में, अपने आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं, समझ गए। नए नए, जैसे कोई अगर गंदा आदत डाला हुआ है, गंदा चीज़ें है अगर किसी के अंदर, तो लोग कहता है कि तुम अपने गंदे आदत को बदलो, मतलब तुम अच्छी आदत को सीखो, गंदे के जगह पर तुम अच्छे चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अच्छे चीज़ों को अनुभव में लो, सीखो, और यह जो है उसके गंदे चीज़ों को परिवर्तित करता है। तो सीखना एक परिवर्तन भी है। ओके, छठा है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग इज पर्पजफुल, यह व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही किसी कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना प्रबल होगा, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी तीव्र होगी। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण है। जैसे मान गए हम नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि नर्सिंग के कोर्स करके बढ़िया से हम नर्सिंग के काम को सीख लेंगे, और जो हमें आगे काम देगा नौकरी में करने में, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट में आप अगर जाइएगा या सरकारी में जॉब लगेगा आपको, तो जब जॉब लगेगी आपको तो क्या होगा, वहाँ पे जॉब लगेंगे जब तक
तब तक आपको काम भी करना पड़ेगा नर्स का। तो जब आपको काम नहीं आएगा तो फिर आप कोई काम के नहीं रहिएगा, आपको इधर से उधर भगाया जाएगा। तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है, हम किसी न किसी उद्देश्य के पर्पज़ से हम जो है चीज़ों को सीखते हैं और वह हमें आगे क्या करता है, काम करता है आगे चल के, ठीक है। सीखना वातावरण की उपज है, सीखना एक वातावरण की उपज भी होता है, समझ गए। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार वह सीखता है। जैसे कोई अगर गंदे एरिया में रह रहा है जहाँ पे वातावरण बिल्कुल ठीक नहीं है, गाला गलौज मारपीट हमेशा होता हो, तो उसी प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार भी होता है उसी प्रकार से, चूंकि वह अपने वातावरण का उपज है। सीखना एक वातावरण की उपज है, क्योंकि वह जैसा वातावरण में ढलेगा व्यक्ति वैसा ही उसका जो है व्यवहार और आदत बनेगा। तो व्यवहार और आदत जो है सीखने से ही मिलता है व्यक्ति को। तो लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी सीखना वातावरण का ही उपज है। इसके अतिरिक्त भी आपके लर्निंग का बहुत सारे जो है विशेषता है। तो एक बार रिपीट मैं कर देता हूं ऊपर से, ठीक है, देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं। सीखना का विशेषता या सीखना का आपसे प्रकृति पूछे तो सीधे सीधे बताना है, सीखना जीवन प्रयत्न चलता है, मतलब संपूर्ण जीवन चलते रहता है। सीखना का यह विशेषता है कि यह सभी जगह पूरे संसार में मौजूद होता है, सभी स्थान पर, ठीक है। सीखना अनुकूल होता है, मतलब सीखने के लिए कोई हमें विशेष चीज़ों को जरूरी नहीं होता है, हम जब चाहे अपने अनुकूल जो है चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। चौथा है सीखना अनुभवों का संगठन है, मतलब हम छोटे छोटे चीज़ों को, एक एक चीज़ों को सीख कर हम अपने अंदर जो है एक संगठन के रूप में जो है बना लेते हैं हम अपने अनुभवों को। तो सीखना एक अनुभव का संगठन है। पाँचवां है सीखना परिवर्तन है, मतलब हम अपने अंदर सीख कर जो है चेंजेज लाते हैं अपने व्यवहार में, अपने आदत में, अपने दिनचर्या में। तो सीखना एक परिवर्तन है जिसमें नए नए चीज़ों को लाते रहते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण है क्योंकि हम सीखते हैं तो हमें एक उद्देश्य होता है कि हम इस उद्देश्य से जो है ये चीज़ सीख रहे हैं। तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। सातवां है सीखना वातावरण की उपज है, मतलब कि हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही वातावरण से हम जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं यह एक वातावरण का उपज भी होता है। ओके, तो ये 7 पॉइंट तो आपको 100% याद रखना ही है। अगर आपसे सीखना का विशेषता अगर पूछा तो आपको ये पॉइंट बताना पड़ेगा विथ डिटेल में। अगर आपको याद रहे तो और सारा चीज़ देख लीजिए, इसके अतिरिक्त और सारे विशेषता है। जैसे सीखना खोज करना है, मतलब हम किसी चीज़ को सीख कर हम उससे डिस्कवर भी कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं। जैसे हमें साइंटिस्ट बनना है तो हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम रिसर्च कैसे करेंगे, खोज कैसे करेंगे। तो पहले जो है हमें खोज करने के लिए पहले स्टडी करना पड़ता है, पहले सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें डिटेल में खोज कर पाएंगे। तो सीखना एक खोज करना भी होता है। सीखना विवेकपूर्ण एवं सृजनशील होता है। सीखना जो है, सीखना का विशेषता है कि यह आपको विवेकपूर्ण बनाएगा, यह आपके क्रिएटिव बनाएगा, सृजनशील बनाएगा, ठीक है। सीखना क्रियाशील है, सीखना जो है हमेशा चलते रहता है, यह कभी भी रुकता नहीं है, तो इसका ये भी विशेषता है। सीखना एक समस्या समन्वय की प्रक्रिया है, यानी हम सीख कर जो है क्या करते हैं, अपने समस्या से समन्वय बनाते हैं जीवन में, ठीक है। सीखना व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो वह सही चीज़ों को सीख कर अपने जीवन में लाकर वह जो है गलत चीज़ों से दूर जा सकता है, अपने आचरण को ठीक कर सकता है। और अगर किसी को सही आचरण है तो गड़बड़ भी हो जाता है, गड़बड़ माहौल में रहकर गड़बड़ चीज़ें सीख कर। तो सीखना व्यक्ति के आचरण को भी प्रभावित करता है। तो आप लोग समझ गए कि सीखना आचरण को भी प्रभावित करता है, सीखना एक समस्या समन्वय का भी काम करता है, सीखना क्रियाशील रहता है, सीखने से हम विवेकपूर्ण और सृजनशील होते हैं, सीखना एक खोज करना भी होता है। तो यह अतिरिक्त जो है विशेषता प्रकृति मैंने आपको बता दिया। अब इसको जो है आपको मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, समझा दिया। अब इसको जब तक आप एक बार खुद से नहीं दिमाग चलाइएगा, खुद से दिमाग में जब तक एक बार नहीं सोचिएगा तो कहाँ से याद हो जाएगा। घोर ऐसा तो नहीं है कि हम आपको एक गिलास दूध देंगे, कहेंगे उसमें पूरा लर्निंग टॉपिक को घोर लीजिए और पी जाइए, दिमाग में आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो सब ऐसे ही करता, फिर टीचर का कोई महत्व नहीं रहता, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको भी मेहनत करने पड़ेंगे, तभी जाके आप कुछ चीज़ें सीख पाइएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सीखने के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ओके, तो सीखने के जो अधिगम है उसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दे कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के क्या विशेषता है, लर्निंग के जो है आप प्रकार बताइए। एक कुछ 10 नंबर में पूछा जा सकता है लॉन्ग में। आगे पूछेगा, कहेगा लर्निंग क्या है, लर्निंग के प्रकार क्या है, लर्निंग के नियम बताए, एक तो एक हो जाएगा, ठीक है। इसमें नया क्वेश्चन क्या आ गया, लर्निंग का नियम। आगे पूछेगा लर्निंग क्या है, ठीक है, लर्निंग के जो है नियम बताएं, और लर्निंग को प्रभावित करने वाले या लर्निंग को बेहतर बनाने वाले कौन कौन से कारक है बताएं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए, जितना क्वेश्चन मैंने बताया उसमें आपको एक एक जो है अंतर देखने को मिला। इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली प्रकार पूछ देगा, कभी नियम पूछ देगा, कभी प्रभावित करने वाला कारक पूछ देगा। तो इन 3 क्वेश्चन, प्रकार, नियम और प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए
आगे चलिए, आगे देखते हैं। सीखने या अधिगम के नियम जो है प्रमुख है, कौन-कौन से हैं? पहला है यह मोटर लर्निंग, पहला है प्रकार में मोटर लर्निंग जिसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। यह अधिगम छोटे शिशुओं में होता है। इसमें बालक शरीर के संचालन और गति पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो धीरे-धीरे इधर-उधर आँख फैलाना शुरू करता है। फिर उसके बाद जो है हाथ-पैर मारना प्रयास करता है। फिर वह इधर से उधर करवट करना प्रयास करता है। फिर उठना, फिर बैठना, फिर चलना। इस टाइप से यह बच्चा में पाया जाता है मोटर लर्निंग, जो कहीं न कहीं एक सीखने के प्रकार है। तो पहला क्या है? मोटर लर्निंग, गत्यात्मक अधिगम। दूसरा है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, मतलब बौद्धिक अधिगम। देखते होइएगा कि कोई-कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर बौद्धिक क्षमता बहुत होता है, बहुत वो अच्छे-अच्छे लॉजिकल बातें करेगा। लॉजिकल बातें वही कर सकता है जिसका इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता बढ़िया होगा, समझ गए? तो जब बालक का मानसिक विकास होता है ना, तो उसी के समय तर्क शक्ति भी बढ़ने लगता है। वही चीज़ मैंने बताया लॉजिकल, और वही लॉजिकल जो है उसके इंटेलेक्चुअल को बढ़ाता है। बालक में जिस ज्ञान का विकास तार्किक ढंग से होता है वही बौद्धिक कहलाता है। यानी जिसके अंदर लॉजिकल बातें ज़्यादा होगा, समझिए उसका बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छा है। तो यह एक इंटेलेक्चुअल लर्निंग का प्रकार भी है, जिसमें बच्चे में मानसिक विकास के समय इंटेलेक्चुअल लर्निंग जो है के जरिए वह उसके अंदर जो है तार्किक शक्ति जो है बढ़ता है, और वह इंटेलेक्चुअल लर्निंग के जरिए बढ़ता है, समझ गए? तीसरा है साहचर्यात्मक अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है? देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सीधा बता दे रहा हूँ। पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे सीखना के प्रकार हमसे पूछ लिया, तो मान गए हमसे यह मैटर नहीं याद रहेगा, ये वाला मैटर जो इसके अंदर दिया गया है, यह मैटर नहीं याद रहेगा, इसको हम लोग गोली मारिए। पहले ये कोशिश कीजिए कि इसमें जितना भी 8-9 प्रकार है, पहले उस प्रकार पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर प्रकार लिख दीजिएगा तो आपको मान गए 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है? पूछा कि 5 नंबर में कि लर्निंग के प्रकार बताइए, समझ गए? या फिर लॉन्ग में भी पूछेगा, तो मान गए प्रकार में आपको डिटेल में नहीं पता है कि हाँ गत्यात्मक लर्निंग का क्या मतलब है, बौद्धिक लर्निंग का क्या मतलब है, एसोसिएटिव लर्निंग का क्या मतलब है। अगर मतलब नहीं पता है, सिर्फ आपको ये प्रकार पता है कि हाँ मोटर लर्निंग है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, एसोसिएटिव लर्निंग है, उसके बाद है कंसेप्चुअल लर्निंग है, ठीक है? अभिवृत्त्यात्मक लर्निंग है, मतलब एटीट्यूडनल जो है लर्निंग है, मूल्यांकन अधिगम है, संवेदन अधिगम है, ठीक है? प्रॉब्लम सोल्विंग अधिगम है, एंड पर्यतन एवं त्रुटि अधिगम है। तो यह अगर 9 प्रकार अगर आपको याद है, तो कहीं न कहीं 5 नंबर में आपको 2 नंबर 3 नंबर ज़रूर दे देगा आपको सिर्फ़ प्रकार लिखने से, समझ गए? तो ये ऐसे अगर आप याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा, समझ गए? क्योंकि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा ना, तो परिभाषा के लिए 2 नंबर देगा, ठीक है? उसके बाद अगर प्रकार है तो 4 नंबर देगा, और प्रभावित करने वाला कारक है तो 4 नंबर। टोटल कितना हो गया? तीनों के लिए 10 नंबर। अब प्रकार में आकर आपको डिटेल में नहीं पता है, सिर्फ़ 9 प्रकार लिख देते हैं, तो 4 में तो 2 दे देगा, 100% दे देगा, समझ गए? 2 परिभाषा के लिए तो 4 हो जाएगा, इसमें अगर मिल जाएगा 3 तो 7 हो जाएगा। तो यानी कहीं न कहीं जो है आपको न से हाँ करने के लिए इस टाइप के अगर कोई प्रश्न है जिसमें 8-9 पॉइंट है, तो पहले उसको पॉइंट को ध्यान में रखिए, तब जाके आपका जो है कल्याण हो जाएगा। और अगर बेहतर करना चाहते हैं तो कंप्लीट आप याद कीजिए, कंप्लीट ध्यान दीजिए, ठीक है? तो जाके आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, आगे देखिए। मोटर तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है? ध्यान रखिए। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा पीडीएफ का, जहाँ से आप इसको कंप्लीट जो है पढ़ पाएँगे। बाकी मैं इतना डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो जाइए, वहाँ पे हम बता दिए हैं। पहला है मोटर लर्निंग, लर्निंग के प्रकार में मोटर लर्निंग है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, बौद्धिक अधिगम है, बौद्धिक सीखना, ठीक है? साहचर्यात्मक अधिगम है, एसोसिएटिव लर्निंग है। उसके बाद है संकल्पनात्मक अधिगम है, जिसमें हम संकल्प वाले चीज़ जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का सीखते हैं, तो वह संकल्प लेकर सीखते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग होता है। एटीट्यूडनल लर्निंग, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, समझ गए? छठा है मूल्यांकन अधिगम, एप्रिसिएशन लर्निंग, समझ गए? मूल्यांकन अधिगम। आगे है सेंसर मोटर लर्निंग, संवेदन गति अधिनियम। और 8वां है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग। ओके, और 9वां है पर्यतन एवं त्रुटि अधिगम, मतलब वैसा अधिगम जिसमें हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसमें त्रुटि होता है तो बार बार सीखने का प्रयास करते हैं, त्रुटि होता है लेकिन बार बार सीखने का प्रयास करते हैं, तो वह पर्यतन एवं त्रुटि अधिगम कहलाता है, समझ गए? तो ये 9 प्रकार आपको माइंड में रखना है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो लोग को डिटेल्स में अगर इसको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीट पढ़िएगा। बाकी मैं न से हाँ के लिए रिवीजन में ही ना होता है कि आप कम से कम ओवरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आंसर लिखने लायक हो जाए, न से हाँ हो जाए। रिवीजन में ऐसा तो नहीं है कि हाँ डिटेल में पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ना है तो एक एक पर्सनल वीडियो दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ गए? तो सीखने के प्रकार में मोटर लर्निंग है जिसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल लर्निंग है जिसे बौद्धिक अधिगम कहते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग है जिसे साहचर्य अधिगम कहते हैं। चौथा है संकल्पनात्मक अधिगम है जिसे कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। 5वां है एटीट्यूडनल लर्निंग जिसे अभिवृत्त्यात्मक अधिगम कहते हैं।
छठा है मूल्यांकन अधिगम, जिसे हम लोग एप्रिसिएशन लर्निंग कहते हैं। एंड सातवां है संवेदन गति अधिनियम, जिसे सेंसर मोटर लर्निंग कहते हैं। आठवां है प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग, तो यह समस्या समाधान अधिगम हो गया। और नौवां है पर्यटन एवं त्रुटि अधिगम, जिसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। तो यह 9 प्रकार मैंने आपको बताया। आपको ये लगता हो कि जैसे जैसे लिखा गया है 1 से लेकर 9 तक, वैसे ही हमको भी याद करना है, याद रखना है, तो ये गलत तरीका है। समझ गए? प्रकार है तो आप एक मान गए 1 नंबर का है, उसको 3 में लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको 9 को माइंड में रखना है। जैसे माइंड में रखिए, साहचर्य नियम हो गया, ठीक है, गत्यात्मक हो गया, उसके बाद बौद्धिक अधिगम हो गया, पर्यटन त्रुटि, समस्या समाधान, समझ गए ना, संवेदन गति अधिगम, तो ये आपको याद रखना है। कोई कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सीरियल के चक्कर में अपने माइंड में प्रेशर लीजिए कि हमको सीरियल याद रखना है तब तो हो जाएगा। तो आप सभी सब्जेक्ट को बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं। ओके, कहीं ना कहीं हम जो नोट्स दे रहे हैं वही में उसमें किसी न किसी को तो सीरियल में लाएंगे ही ना, इसलिए हम सीरियल लिखे हैं। ऐसा नहीं है, आपको जो मन है जहाँ पे लिखिए, लेकिन याद रखिए, ठीक है। अब आता है सीखने के प्रमुख नियम। सीखने के प्रमुख नियम में आपको बताना है विस्तार से कि कौन कौन से जो है लर्निंग के नियम है। तो देखिए, लर्निंग के नियम में थर्नडाइक का जो नियम है काफ़ी फेमस है। समझ रहे हैं ना? थर्नडाइक का नियम जो है सीखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1820 में दिया था, जिनको 2 वर्गों में बांटा गया। यानी थर्नडाइक के नियम को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसको एक को हम लोग मेन लॉ कहते हैं, मुख्य नियम कहते हैं, और एक को सबऑर्डिनेट लॉ कहते हैं, यानी सहायक नियम कहते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधे लिखना है कि थर्नडाइक के नियम जो है 2 भाग में बांटा गया है सीखने के नियम को, एक मुख्य है और एक सहायक है। समझ गए? तो मुख्य नियम कौन सा है देख लीजिए। मुख्य नियम में पहला नियम है तत्परता के नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ जो रेडीनेस है, तत्परता का नियम, इसमें 3 परिस्थिति होता है। तत्परता के नियम में 3 परिस्थिति है। कौन कौन है? पहला है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तो सीखना आनंददायक होता है। तत्परता के नियम में 3 कंडीशन में पहला कंडीशन कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए जितना ज़्यादा इमीडिएट तत्पर रहता है, कॉन्शियस होता है, सीखना उतना ही आनंददायक होता है। अगर आप सोचिए कि आपके अंदर लेजीपाना हो, आलसपन हो, और आप कहते हैं कि हम किसी चीज़ को सीख लेंगे, तो क्या आपको आनंद आएगा? आप बढ़िया से सीख नहीं पाइएगा, और वह जो है आनंददायक भी नहीं होगा सीखना। तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए आपको तत्पर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी सीखने को आप आराम से आनंददायक ले सकते हैं। आगे है, जब कोई व्यक्ति कार्य सीखने के लिए तैयार न हो किंतु उससे ज़बरदस्ती सिखाया जाए, ऐसी स्थिति में उससे सीखना खीज उत्पन्न करने यानी इरिटेट करने वाला होता है। मान गए हम कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि हम ये काम करें, ये काम सीखें, लेकिन हमको ज़बरदस्ती कोई कहता है कि नहीं तुमको ये करना ही है, तुमको ये सीखना ही है, तो हमको अंदर इरिटेट आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसमें मन नहीं लगेगा, उसमें हमको रुचि नहीं आएगा। तो जब रुचि नहीं आएगा तो हम कहाँ से अच्छे से सीख पाएंगे? तो वही सवाल है कि 3 कंडीशन में दूसरा कंडीशन ये है कि ज़बरदस्ती अगर कोई आपको सिखाना चाहे तो उसमें सफलता नहीं मिलता है। तीसरा कंडीशन है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तैयारी हो किंतु उससे कार्य सीखने न दिया जाए, तो इस स्थिति में असंतोष या खीज उत्पन्न होता है। अब एक है जिसमें आप तैयारी नहीं हो रहे हैं कि हमें नहीं सीखना है, ज़बरदस्ती आपको कोई तैयारी करवाएगा सीखने के लिए, तो वहाँ भी समस्या आएगा, सीखना पर जो है दिक्कत आएगा। एक होता है जहाँ पे आप तैयार है लेकिन सामने वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है सीखने में, तो दोनों कंडीशन में जो है आपको इरिटेट लगेगा, डिस्टर्ब आप होइएगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है आप तत्परता के नियम में याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, थर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है यानी तैयार नहीं होता है, तब तक न तो वे स्वयं सीख सकता है और न कोई दूसरा उन्हें सिखा सकता है। अतः आवश्यक है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए अगर तत्पर किया जाए, तत्परता का ध्यान केंद्रित में सहायता करती है। तो थर्नडाइक ने यही कहा कि व्यक्ति चाहे वह खुद से तैयार हो जाए या फिर उसका मन नहीं है तो छोड़ दे, ना सीखे, तो इन सारे चीज़ों में जो है तत्परता बहुत ज़रूरी होता है। तत्परता को आप ऐसे लीजिए कि सीखने के लिए अपने मन को राजी करना। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो तत्परता का नियम समाप्त। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम होता है थर्नडाइक का, यह जो है दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने अथवा दोहराने से याद हो जाती है और छोड़ देने पर या न दोहराने पर वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। समझ गए? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना, यानी बार बार दोहराना, बार बार करना, यही नहीं अभ्यास होता है। जब कोई व्यक्ति है, जब मानिए आप देखिए, अब यहीं पर इंपॉर्टेंट बातें आ गया, आप यहीं पर समझ लीजिए कि थर्नडाइक ने कहा कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी काम को करेगा, बार बार जो है वह याद करेगा, तो उससे चीज़ें आसान हो जाएगा, उससे एक न एक बार जरूर माइंड में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अगर वह छोड़ दे, अभ्यास करना छोड़ दे, दोहराए नहीं, तो वह भूल जाती है। तो यही चीज़ें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार दोहराइए माइंड में, तो आपको याद हो जाएगा। समझ गए?
इस प्रकार यह नियम प्रयोग व प्रयोग न करने पर आधारित है। अगर बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो वह प्रयोग कहाएगा, अगर नहीं एक्सरसाइज करते हैं छोड़ देते हैं तो प्रयोग न करने पर हो जाएगा आधारित। इसलिए इसे थर्नडाइक ने उपयोग व अनुपयोग के नियम भी कहा। इसलिए थर्नडाइक ने कहा कि जब आप उपयोग करते हैं, एक्सरसाइज बार बार करते हैं तो वह उपयोग होगा, और जब किसी चीज़ को छोड़ दीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा, दोहराइएगा तो वह अनुपयोग हो जाएगा। और यही जो है थर्नडाइक के उपयोग और अनुपयोग नियम पर आधारित है। समझ गए? तो ये हो गया अभ्यास का नियम। ठीक है। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कहने का मतलब है कि थर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। यानी यह जो है थर्नडाइक का तीसरा जो नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, यह नियम सीखने और अध्यापन यानी पढ़ाने के लिए आधारभूत नियम है, सबसे बेसिक नियम है। इस नियम को संतोष व असंतोष का भी नियम कहा जाता है। अब से ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेगा कि थर्नडाइक के किस नियम को संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं, तो तीसरे लॉ ऑफ इफेक्ट को। ओके। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, और जिसमें सुख व संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। मान गए हम कोई चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और उसको हम बड़ी ही आसानी से सीख लेते हैं, तो उस टाइप के वर्क में हमको ज़्यादा रुचि बढ़ेगा, हम जल्दी सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो हमें कष्ट पहुंचाएगा, जो हमें दुख फल प्राप्त कराएगा, वैसे चीज़ों को हम याद करना सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक है। जो हमें कठिन लगता है उसको हम नहीं सीखना चाहते हैं, उससे व्यक्ति नहीं दोहराता है। हमें जो कठिन लगता है उससे हम भागते हैं, यही कारण है कि हम नहीं सीखते हैं। अगर कठिन वाले चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो आपको जो है वो उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन लोग क्या होता है, लोग आसान चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है, जो जल्दी याद हो जाए उसके तरफ जल्दी भागता है। यही कारण है कि उससे भारी वाला जो चीज़ें हैं कठिन लगने लगता है, जो आसान है वो आसान हो जाता है। तो इफेक्ट का नियम वही कहता है कि मनुष्य को इससे जो है संतोष और असंतोष के नियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति के लिए जो उसके हित का होता है, जो उसके प्राणी हित के लिए होता है, जिसमें सुख मिलता है, उससे संतोष प्राप्त हो जाता है और उस प्रकार की चीज़ सीखता है, व्यक्ति दोहराता है। लेकिन जिसके दुख और दुख फल प्राप्ति होता है उसे व्यक्ति दोहराना नहीं चाहता है, और इस प्रकार व्यक्ति उस कार्य को सीखता है जिसमें उससे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है, और जो चीज़ों में असंतोष मिलता है, दुख मिलता है, उसे छोड़ देता है। तो यही जो है इफेक्ट के नियम होता है। समझ गए? तो ये तीनों नियम थर्नडाइक के तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे चलिए। दूसरा है सहायक नियम, सब ऑर्डिनेट लॉ। सब ऑर्डिनेट लॉ में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस लाइन बाय लाइन आपको लिख देना है। महत्वपूर्ण था आपका मेन मुख्य नियम जो कि बता दिए अच्छे से। सहायक नियम में बस याद ये रखना है कि बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब अलग अलग कामों का जो है नियम होता है। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक तत्परता का नियम, द लॉ ऑफ मेंटल सेट, समानता के अनुसार अनुक्रिया यानी प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी, तत्वों को पूर्ण शक्तिमता, द लॉ ऑफ प्री पोटेंट फैक्टर। ये जो है आपके 4 फैक्टर है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक तत्परता का नियम, समानता के अनुसार अनुक्रिया, तत्वों को पूर्ण शक्ति मता। ठीक है। तो इसको जो है आपको चारों को ध्यान में रखना है। फिर से देख लीजिए, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक तत्परता का नियम, समानता के अनुसार अनुक्रिया, तत्वों के पूर्ण शक्ति मता। ओके। तो ये चारों याद रखिएगा। पांचवा है सहचारी स्थान का परिवर्तन। क्या है? सहचारी स्थान का परिवर्तन। ये 5 आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? पांचों ध्यान में रखना है सहायक नियम में। ठीक है। चलिए देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभी आप लोग अभ्यास पढ़ रहे हैं और इसी अभ्यास को अगर बार बार नहीं लिखिएगा, नहीं दिमाग में सोचिएगा कि हाँ थर्नडाइक के अभ्यास नियम क्या कहता है, तत्परता के नियम क्या कहता है, जब तक मन में नहीं सोचिएगा कि सीखने के कौन कौन से प्रकार है, जब तक माइंड में नहीं खुद से सोचिएगा तब तक बहुत मुश्किल है कि आप जो है अच्छा कर पाएँ। समझ गए? यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश दे रखा है, आपको इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके। चलिए, तो ये हो गया सारा चीज़ें। अब आता है महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीखना या अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है जो सीखने के जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकता है। या फिर एक तो क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा टाइप से इसी को अलग से ऐसे पूछ सकता है कि आप सीखने को जो है कैसे प्रभावी बना सकते हैं। समझ गए? सीखने को कैसे आप प्रभावी बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, तो मेथड यही रहेगा। या तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कौन कौन से कारक है जो हमारे सीखने के प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। समझ गए? तो एक आपसे पॉजिटिव तौर पर पूछेगा कि कैसे जो है प्रभावी बना सकते हैं सीखने को, और एक निगेटिव तौर पे ऐसे पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो हमारे सीखने को प्रभावित कर सकता है। तो दोनों का सेम पॉइंट सेम होगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमसे प्रभावी बनाने के लिए पूछा है या प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। अगर प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पूछेगा तो पॉइंट सब यही होगा जो नीचे दिखाने जा रहे हैं, बस आपको इसमें निगेटिव तौर पर चीज़ें को लिखना है। ठीक है। अगर प्रभावी के लिए पूछेगा कि कैसे प्रभावी बनाएंगे सीखने को, तो इसमें हम निगेटिव के चीज़ों को इसमें पॉजिटिव तौर पर दर्शाएंगे उसी पॉइंट को। समझ गए? तो चलिए बताते हैं। सीखने को प्रभावित करने अथवा प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे पहला है
उचित वातावरण। अब उचित वातावरण कहने का मतलब है कि मान के कोई बच्चा अगर कोई बच्चा है स्कूल में जाता है पढ़ने, तो स्कूल में उसको क्या होता है, उस प्रकार के उसको वातावरण मिलता है जहाँ पे वो चीज़ों को आसानी से अपने व्यवहार को, बोली वचन, कम्युनिकेशन, बात करना क्लास में, ठीक है ना, पढ़ाई, ये सब कुछ सीखता है, उसको उस प्रकार से इन्वायरमेंट वातावरण मिलता है। अगर वही वातावरण वह घर पर आकर अगर उसको मिले, जिसको बहुत सारे फैमिली में मिलता भी है कि जिस प्रकार से स्कूल में वातावरण है उसी प्रकार से बातचीत जो है उसको घर पर भी किया जाता है इंग्लिश में, तो वो बच्चा क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका जो इन्वायरमेंट है ज़्यादा समस्या क्रिएट नहीं करता है, जिसके कारण उसका जो सीखना लेवल जो होता है आगे और अच्छा बढ़ते जाता है। लेकिन अगर मान गए स्कूल में अच्छा से सीख लिया, घर पर आके उसको ऐसा वातावरण मिला ही नहीं, फिर वो अपने आस-पास जो है मित्रों के साथ जो है गाला-गलौज में घूमने लगा, तो क्या होगा? उसका वहाँ सीखा और यहाँ आकर जो है वह गंदे आचरण को भी सीख रहा है। तो कहीं न कहीं एक ही चीज़ है, जो वातावरण वहाँ पे स्कूल में उसको सीखने को बढ़ा रहा है, प्रभावी बना रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वातावरण है जो गंदे वातावरण है, तो गंदे में आने के बाद वह भी गंदा चीज़ों को भी सीख रहा है। तो कहीं न कहीं वातावरण दोनों तरह से इफ़ेक्ट करा। समझ गए ना? तो पॉजिटिव चीज़ें बढ़ाएगा, नेगेटिव चीज़ें घटाएगा, तो उसी तौर पर आपको भी लिखना है, ओके? आगे है, दूसरा है अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? अब कोई एक पागल व्यक्ति है, कोई एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति है, तो क्या वह चीज़ों को सीख सकता है? अच्छे से नहीं सीख सकता है, समझ रहे हैं? वो चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख सकता है, वह मेंटल डिस्टर्ब है, तो उसको जो है अच्छे से चीज़ें सीखा हुआ नहीं जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो सीखने वाला हो, अधिगम करता हो, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, समझ गए ना? ये चीज़ें को ध्यान में रहना रखना चाहिए। तीसरा है मैच्योरिटी, परिपक्वता भी जो है बच्चे बहुत जल्दी जो है सीखने में मदद करता है। अब मानिए कि आप नए-नए चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, तो आप बहुत जल्दी-जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन वही चीज़ें जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर में ये सब आपको लगता है कि वाह! बड़ी भारी है, नया-नया है, समझ गए? अब यही चीज़ें आप सेकंड में जाइएगा, तो आपके लिए यह पुराना हो गया रहेगा, कई बार आपके सामने आ गया रहेगा, तो आप सेकंड ईयर में जाइएगा तो लगेगा फर्स्ट ईयर तो हलवा था, हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे फर्स्ट ईयर में। तो ये सब चीज़ें होता है, नए-नए चीज़ें आपके सामने आएगा तो आपका उसमें मैच्योरिटी कम होती है, जिसके वजह से आप जो है थोड़ा-सा कठिनाई में पड़ जाते हैं सीखने में। तो मैच्योरिटी चाहे वो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर हो, यह सीखने को काफ़ी ज़्यादा जो है तत्पर करता है, अच्छा करता है। अगर अपरिपक्व हैं आप, आपका मेंटल या शारीरिक दोनों रूप से अगर आप अपरिपक्व हैं, तो वह कठिनाई भी करता है और वो समय को बर्बादी भी करता है, समझ गए? मोटिवेशन, अब किसी को आप अच्छे-अच्छे मोटिवेशन देकर, प्रेरणा देकर आप जो है उसे सिखा भी सकते हैं बढ़िया-बढ़िया चीज़। अगर आप उसे डिमोटिवेट कीजिएगा, मोटिवेट नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसको जो है अनर्गल बातें बताइएगा, इल्लीगल बातें बताइएगा, डिमोटिवेट होगा, तो उसको सीखने का मन नहीं करेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे सियाना हो, चाहे कोई भी हो। तो मोटिवेशन सीखने को बहुत ज़्यादा आगे जो है बढ़ाता है, नए-नए चीज़ें सीखने के लिए आदमी प्रेरित होता है मोटिवेशन से। लेकिन अगर डिमोटिवेट करे, कोई डराए, धमकाए तो ये सब चीज़ से डिमोटिवेशन से सीखना प्रभावित होता है, ठीक है? 5वां है सीखने का समय व थकान। सीखने का समय व थकान का मतलब है कि जब कोई एक बंदा है कॉलेज में, ट्यूशन में, या एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, तो जब वो फ्रेश माइंड से स्टार्टिंग में जाता है, तो वह बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है कुछ घंटा तक पढ़ता है, बैठता है, सीखता है अच्छे से। लेकिन जैसे-जैसे समय ढलने लगता है, समय स्कूल हो, कॉलेज हो या काम हो, जैसे काम में ही जाते हैं, तो नया-नया 1-2 घंटा जब शुरू के शिफ्ट होता है मॉर्निंग का, तो काम बड़ी तरोताज़गी से, एकदम चुस्ती से आदमी करता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतने लगता है, लेज़ीपना आने लगता है, ठीक है? उसी प्रकार से सीखने में भी होता है। स्कूल में बच्चा जाएगा, तो शुरू के कुछ घंटे बहुत काफ़ी अच्छे से सीखता है, काफ़ी अच्छे मन से पढ़ेगा, धीरे-धीरे सुस्त होने लगता है। तो सीखने का समय वह जो थकान जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है और प्रभावी भी बनाता है। प्रभावी कौन बनाएगा? तो शुरू के समय, स्टार्टिंग के समय प्रभावी बनाएगा, सीखने को बढ़ाएगा, जबकि ज़्यादा समय होने से, ज़्यादा समय बैठने से जो है प्रभावित करता है। ओके? इच्छा शक्ति, विल पावर। अब इच्छा शक्ति आपके सीखने को जो है बढ़ाएगा भी, घटाएगा भी। प्रभावी कैसे बनाएगा सीखने को? तो इच्छा शक्ति जिसका जितना प्रबल मजबूत होता है, वह उतने ही अच्छे से, उतने ही देर तक सीख सकता है चीज़ों को। जिसका इच्छा शक्ति गिरा हुआ होगा, कमज़ोर होगा, तो वह चीज़ें को उतना ही निग्लेक्ट करेगा, उतना ही जो है रुचि नहीं रखेगा सीखने में, ठीक है? तो ये इच्छा शक्ति भी प्रभावित करता है, प्रभावी बनाता है। 7वां है अध्यापक की भूमिका। सीखने में अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसके सीखने में टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग अक्सर देखते होइएगा
कि टीचर बहुत फ्रैंकली होते हैं, बहुत जो है हँसमुख तौर पर आपको पढ़ाएँगे, एंटरटेनमेंट करके पढ़ाएँगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अध्यापक का आपका भूमिका बहुत बड़ा रोल निभाता है सीखने में, कि आपका अध्यापक किस तौर पर जो है अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है। अगर बोरियत तौर पर सिर्फ़ भाषण ही भाषण देगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो अभी पढ़ेगा, घर पर जाएगा, भूल जाएगा। तो ऐसे में अध्यापक का भूमिका एक छात्र के लिए सीखने से लेकर उसके संपूर्ण जीवन में काफ़ी प्रभावित होता है, समझ गए? 8वाँ और आखिरी है इंटेलिजेंस एंड हेरिडेटरी, बुद्धि और वंशानुक्रम। और सीखने का जो कहीं न कहीं एक आपका प्रोसेस है, मानसिक प्रोसेस, यह आपके जो है बुद्धि और वंशानुक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है, कि वंश में कैसा जो है बुद्धि के लोग हैं, पिछले कैसे थे आपके वंश में, आपका वंश में कैसा जो है इंटेलेक्चुअल, कैसा जो है बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति सब आ रहा है पहले से, उसी तौर पर जो है आगे बच्चा को भी जो है, या आगे जो है आपके जो भी आएँगे संतान या जो भी, उसका प्रभाव पड़ने वाला है। समझ गए? तो जो तीव्र बुद्धि का होगा वह जल्दी कैच करेगा, जो मंद बुद्धि का होगा वह देरी से कैच करेगा, और यह कहीं न कहीं एक वंशानुक्रम भी चलता है, समझ गए? तो ये 8 प्रकार मैंने 8 टाइप से मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से जो है बुद्धि को प्रभावित करता है। यहाँ पे आपको मैंने लर्निंग कंप्लीट कर दिया, अब आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि इसको आप लोग फिर से सुन सकें, ओके? चलिए देखिए यहाँ पे, पहला है उचित वातावरण, ठीक है? दूसरा है अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? परिपक्वता, मैच्योरिटी बताता है। मोटिवेशन, ठीक है? सीखने का समय व थकान, ठीक है, कैसा है? इच्छा शक्ति कैसा है? 7वां है अध्यापक की भूमिका क्या है आपके ज़िंदगी में? और बुद्धि और वंशानुक्रम, यह भी जो है आपके लर्निंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करता है या प्रभावी बनाता है। समझ गए? जिसका अगर बुद्धि उच्च होगा, तीव्र होगा, तो वो जल्दी कैच करेगा बातें को, जल्दी सीखेगा। समझ गए ना? तो ये टाइप होता है, समझ गए? नीचे यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है। लर्निंग मैंने जितना जल्दी हो सके कवर करने का प्रयास किया है। अभी तक जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू। और मैं उनसे मैं ये निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग डेली ऐसे ही वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, तभी जाके कुछ कर पाइएगा, समझ पाइएगा। वरना पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।